हेलो। तो आज की क्लास हमारी कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड होगी। थ्योरी बेस्ड का मतलब ये है कि आज की क्लास में हम लोग कंप्लीटली थ्योरी बताने वाले हैं। थ्योरी में हमने कल फिगर्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमारा फ्लावरिंग प्लांट आया था और फ्लावरिंग प्लांट्स के पार्ट आए थे, जिसमें हमने इस लेयर के बारे में कुछ नहीं बताया था, जिसमें जैसे हमारा चैलेजा है, न्यूक्लियस है, इंटीग्यूमेंट्स है, एम्ब्रियो सैक है, माइक्रोफिल है, हीलियम है, फनिकल है। तो इन सारे चीजों के बारे में नहीं बताया गया था, सिर्फ और सिर्फ एक इस स्ट्रक्चर को बताया गया था, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर मदर सेल और फॉर्मेशन ऑफ ओवरी। एंड सेकंड हमने एक फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल का बताया था, शायद उसका स्ट्रक्चर आज हम ऐड नहीं किए, ठीक है। और ये सारे स्ट्रक्चर्स आप लोग को अवेलेबल करा दिए गए थे कंप्लीटली, आप लोग के टीचमेंट ऐप में, स्टडी मटेरियल्स में है, ठीक है। तो आज हम लोग को कंप्लीटली पढ़ना है थ्योरी क्लासेस में। हालांकि हम कोशिश कर रहे थे कि बोर्ड पे पढ़ाएं, लेकिन बोर्ड पे पढ़ाने पर अक्सर ऐसा होता था कि वीडियो रुक जाता था, तो इसलिए हमने यही तरीका अपनाया है, ठीक है। हम इसी तरीके से पढ़ा रहे हैं, ये तरीका थोड़ा सा सही पड़ रहा है पढ़ाने के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा, पहला जो टॉपिक रहेगा वो होगा फॉर्मेशन ऑफ यंग एंथर, कह सकते हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर। एंथर का मतलब क्या होता है? पुमंग होता है। पुमंग मतलब मेल पार्ट, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? मेल पार्ट, ठीक है। तो पहले हमें मेल पार्ट के बारे में पढ़ना है कि ये इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम से हम बोर्ड पे ही बताएं, पूरा फिगर हाथ से बना के, क्योंकि ऐसे फिगर डायरेक्टली देखने में कोई उतना समझ में आता नहीं है बेटरली। तो ये हो गया हमारा मेल पार्ट, दैट इज कॉल्ड, वी कैन से दैट पॉलन सैक है, ठीक है। तो पहले पॉलन ग्रेन के बारे में हमें क्या जानना होता है कि इसकी एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, सभी जीवों में आउटर मोस्ट लेयर होती है, इन एवरी ऑर्गेनिज्म एज वेल एज प्लांट और एनिमल। तो इसकी जो पहली लेयर है वो क्या है? इपिडर्मिस है, ठीक है। यहाँ पर आपको इपिडर्मिस दिख रहा है। इपिडर्मिस के बाद जो उसके आगे की लेयर है वो क्या है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ठीक है। ये एक लेयर है इपिडर्मिस। इपिडर्मिस के बाद क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल्स लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद इसमें आर्किस्पोरियल सेल्स लिखा हुआ है। तो एपिडर्मिस जो है ये आउटर लेयर होती है, ठीक है। और आउटर लेयर का काम क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। तो हम एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलेंगे, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर, यानी जैसे पॉलन सैक का जो फॉर्मेशन होता है उसमें पहले कोई भी मतलब एक फॉर रिप्रोडक्शन में दो स्टेजेस आते हैं। पहला जो होता है वो प्री फर्टिलाइजेशन फेज होता है और दूसरा जो होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज होता है। इट मींस टू से दैट निषेचन पूर्व घटना, मतलब ऐसी घटना जो निषेचन से पूर्व होती है, मींस निषेचन से पूर्व एक मतलब एक एंथर को बनना होता है, एक फ्लावर को बनना होता है, एक मेल पार्ट को बनना होता है और उसके साथ एक फीमेल पार्ट को बनना होता है, ठीक है। तो पहला क्या है? फॉर्मेशन ऑफ यंग एंथर की पहला एक मेल पार्ट को बनना हो या फिर एक मेल पार्ट को बनाया जाए, और दूसरा क्या है? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल स्टिग्मा, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स हैं। इसमें पहला जो पॉइंट मिलेगा हमें इपिडर्मिस मिलेगा, यानी जो आउटर लेयर होती है वो किसकी होती है? एपिडर्मिस की होती है, ठीक है। आउटर मोस्ट लेयर यानी सबसे बाहरी लेयर होती है। और इसका काम क्या होता है? बाहरी लेयर मतलब सब में ही एपिडर्मिस होती है, ह्यूमन में भी बाहरी लेयर एपिडर्मिस, और बाहरी लेयर का काम क्या है? प्रोटेक्शन है, ठीक है। पहली लेयर हमारी हो गई एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का काम क्या हो गया? प्रोटेक्शन हो गया, ठीक है। हमें एक एक पॉइंट को लिखते हुए चलना है। अब उसके बाद हम दूसरी लेयर लेते हैं। दूसरी लेयर अगर हम देखे जाए स्ट्रक्चर में, ये हमारा स्ट्रक्चर है। अब इसमें एपिडर्मिस है, उसके बाद प्राइमरी सेल दिया हुआ है, प्राइमरी स्पॉन्जियस सेल दिया हुआ है, स्ट्रैंड दिया हुआ है। अगर हम मतलब क्योंकि ये अभी यंग है तो इसमें एक प्रोसेस पाई जाती है, इसमें सारा सब में लगभग माइटोसिस डिवीजन होता है। इसमें एक आर्किस्पोरियल सेल पाई जाती है। आर्किस्पोरियल को हम लोग बोल सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है।
इसमें हम लोग बोल सकते हैं आर्किस्पोरियल सेल को माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें एक माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है जो कि माइटोसिस डिवीजन करके 4 न्यूक्लिएट के स्टेज में जाता है। अगर इस फिगर को थोड़ा सा क्लियरली देखा जाए तो इसमें आर्किस्पोरियल सेल 4 कोने पे है, ठीक है, और बीच में एक प्रोकैम्बियम स्ट्रैंड है और चारों ओर आर्किस्पोरियल सेल्स हैं, ठीक है। तो अगर एक पॉलन मतलब अगर एक पॉलन सैक की स्ट्रक्चर देखा जाए तो पहले तो पॉलन सैक जो होते हैं वो बाइलेयर्ड होते हैं। बाइलेयर्ड का मतलब क्या कह सकते हैं, वो बाइलोब होते हैं। बाइलोब का मतलब द्विपालित होते हैं। द्विपालित मतलब उनको उनके दो मतलब ये 2 भागों में बटे होते हैं और फिर प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, बाइलोब होते हैं। बाइलोब में मतलब ये क्या, ये 2 लोब में बटा हुआ है, ठीक है। एक ये वाला लोब हो गया और दूसरा इस साइड वाला हो गया, एक राइट साइड वाला हो गया और एक लेफ्ट साइड में वाला हो गया। और ये जो मतलब ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू 2 कह सकते हैं चैम्बर्स। ये जो प्रत्येक लोब है ये 2 भागों में डिवाइड हुआ है, ठीक है। टोटल कितने कमरे हुए, 4 कमरे हुए, 4 चैम्बर्स हुए। और लोब कितने हुए, लोब होते हैं 2, एक राइट साइड वाला और एक लेफ्ट साइड वाला, ठीक है। तो ये तो लोब हो गए और ये चैम्बर्स हो गए, ठीक। तो इतना तो हमें समझ में आ गया कंप्लीटली। तो ये स्ट्रक्चर होता है किसका, पॉलन सैक का, ठीक है। अब हम ट्राई करते हैं कि व्हाइट बोर्ड पे बताएं। ऐसे डायरेक्टली व्हाइट बोर्ड पे तो नहीं, स्क्रीन पे देखें, अगर मतलब फिगर बेटर बन पा रहा है तो वैसे बता दे रहे हैं हम आपको, ठीक है। तो ये हमारा व्हाइट बोर्ड आ गया। अगर हम व्हाइट बोर्ड पे बात करें तो एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो होता है या फिर पॉलन सैक का स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। सामने से कैसे दिखाई देते हैं, बाई मतलब बाई लोब दिखाते हैं। ये एक क्या है, इनका लोब है, ठीक है। ये एक इनका क्या है, लोब है। यही थोड़ा सा दिक्कत हो रही है इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे नहीं, ठीक है। ये कैसा इनका लोब है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है ये इनका जो फ्लावर से अटैच रहता है, ये वाला पार्ट क्या होता है, फिलामेंट होता है, ठीक है। ये वाला पार्ट फिलामेंट होता है और ये वाला पार्ट लोब होता है। तो इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। तो हम इसको कैसे काटेंगे, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल काटेंगे। और जब इसको हॉरिजॉन्टल काटते हैं तो हमें कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, हमें जैसा हमने स्क्रीन में देखा था हमें वैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। दिखा देते हैं आपको, स्क्रीन पे लाते हैं हम। इसलिए व्हाइट बोर्ड मतलब व्हाइट बोर्ड पे फिगर बनाना तो आसान होगा, लेकिन व्हाइट बोर्ड पे जब हम एक बार ट्रायल मतलब 7 वाले बैच में लिए थे तो उसमें थोड़ा सा फंस रहा था, तो इसलिए हम व्हाइट बोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें मतलब ये पहले सामने से देखने में तो डबल लेयर दिखते हैं, बुकों में भी डबल लेयर फिगर बनाता है, पर जब उसको हॉरिजेंटली काटते हैं, जब उसको मतलब ऊर्ध्वाधर रूप से काटते हैं तो उनमें कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, हमें ऐसा लेयर दिखता है, ठीक है। यानी प्रत्येक लोब, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर। जो प्रत्येक लोब है ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया, एक ये लोब हो गया। तो मतलब ये चतुष्टक के होते हैं, 4 भागों में बटे होते हैं और द्विपालित होते हैं, अर्थात 2 पालियों में बटे होते हैं और प्रत्येक पाली में 2 कोष्ठ होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, द्विपालित होते हैं, बाइलोब्ड होते हैं, डबल लोब पाए जाते हैं और उसके बाद प्रत्येक लोब में 2 चैम्बर्स होते हैं, चतुकोष्ठी होते हैं या फिर चतुष्टक के बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है। अब इसके स्ट्रक्चर देखा जाए तो आर्किस्पोरियल सेल है। आर्किस्पोरियल सेल्स को क्या बोल सकते हैं हम, आर्किस्पोरियल सेल्स को बोल सकते हैं हम कि एक इसमें क्या पाया जाता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल पाया जाता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रो मतलब लघु, स्पोर मतलब बीजाणु, मदर मतलब मात्र, सेल मतलब कोशिका। इसमें क्या पाया जाता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाती है। और अगर इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें एक जो लेयर दिखा रहा है वो इंडिक मतलब यहाँ से हम एक एक लेयर के बारे में लिखते हुए चलेंगे। एक लेयर क्या दिखा रहा है, इंडोथीसियम दिखा रहा है, ठीक है। इंडोथीसियम जो है वो कैसा दिखा है, अगर आप स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो बाहर की जो लेयर है एपिडर्मिस ये पतली है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा इंडोथीसियम की लेयर आ रही है ये थोड़ी सी मोटी है, ठीक। उसके बाद मिडिल लेयर आ रहा है बीच, उसके बाद टैपिटम आ रहा है। तो मिडिल लेयर जो होता है वो 2 से 3 मोटी मोटी लेयर्स होती हैं। इनका काम होता है डाइहेंस का फॉर्मेशन करना या फिर डाइहेंस करना, ठीक है। डाइहेंस का मतलब अगर आप ध्यान से देखें तो ये मिडिल लेयर सिर्फ यहीं पे पाई जा रही हैं, बाकी इसके अदर स्ट्रक्चर्स पे नहीं पाई जा रही है। तो ये क्या करती है, डाइहेंस का काम करती है, मतलब बांटने का काम करती है। अब अपने वापस थ्योरी पे आ जाए तो हमने लिखा है अभी तक मतलब एपिडर्मिस लिखा है, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर है। दूसरा पॉइंट हमें क्या मिल रहा है कि जो उसके अंदर की लेयर होती है वो इंडोथीसियम की होती है, ठीक है। इंडोथीसियम की जो लेयर होती है वो सेकेंड लेयर होती है।
सेकेंड लेयर इसके साथ इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, हमने देखा था फिगर में लार्ज साइज के होते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया। अब तीसरा देखा जाए तो उसके बाद हमने फिगर में क्या देखा था, मिडिल लेयर दिखा था, ठीक है। मिडिल लेयर कितनी थी, दो दो दिखाई दे रही थी, तो हम ले लेते हैं 2 से 3 होती हैं, ठीक है। मोटी पाई जाती है, थिक लेयर होती है। इसके साथ इनका काम क्या होता है, डाइहेंस का होता है। डाइहेंस मतलब बांटने का होता है, ठीक है। तो ये क्या करती हैं, लोब्स को बांटने का काम करती है। इसका कहने का मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो यहाँ से ये जो स्टोमियम पार्ट दिखा हुआ है, फिगर को बड़ा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोमियम पार्ट आपको दिख रहा है, स्टोमियम के यहाँ से ये क्या है, ये जगह फट जाती है। फट जब मतलब मैच्योर अवस्था में पहुंचता है पॉलन ग्रेन, तो ये जो लेयर है ये क्या होती है, फट जाती है। और जब ये लेयर फटती है तो इसमें से पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, निकलना शुरू होते हैं, ठीक है। तो डाइहेंस का मतलब जो मिडिल लेयर होती है वो डाइहेंस का काम करती है, उसको अलग अलग बांट के उसमें उसको एक जगह देती है ताकि ताकि वो कंप्लीटली वहां से बर्स्ट होके, बर्स्ट होने का मतलब फट के कंप्लीटली वो बाहर निकले, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला लेयर क्या है, टैपेटम है, ठीक है। मिडिल लेयर में हमने लिखा दो से तीन थिक लेयर, 2 से 3 मोटी लेयर होती है और डाइहेंस का काम करती है। उसके बाद टैपेटम है नेक्स्ट, ठीक है। टैपेटम का जो है मतलब बहुत ज्यादा काम होता है, और जो टैपेटम ही है यही इसी का मतलब कंप्लीटली मेन रोल होता है। तो हम टैपेटम के बारे में अगर लिखें तो यहां से हमारा चौथा पॉइंट हो गया टैपेटम। ये सारे स्लाइड्स और जितने भी फोटोज हैं आप लोग को अब दिए जा सकते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हमारा टैपेटम हो गया। टैपेटम की एक सिंगल लेयर पाई जाती है लेकिन इसका काम ज्यादा रहता है, ये सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब क्या है कि इसमें कंप्लीटली क्या भरा रहता है, साइटोप्लाज्म भरा रहता है, ठीक है। इसमें क्या मतलब, ये जो टैपेटम की लेयर है इसमें कंप्लीटली साइटोप्लाज्म है। ये टैपेटम की हमारी जो लेयर पाई जा रही है इसमें सब में साइटोप्लाज्म भरा रहता है, साइटोप्लाज्मिक द्रव भरा रहता है, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, न्यूक्लिएटेड होते हैं या फिर पॉलीन्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है। बाइन्यूक्लिएट मतलब दो न्यूक्लियस पाया जाए, दो केंद्रक पाया जाए, और पॉलीन्यूक्लिएटेड मतलब दो से ज्यादा न्यूक्लियस पाया जाए, ठीक है। तो डेंस साइटोप्लाज्म इसका पहला पॉइंट हो गया कि इसमें जो साइटोप्लाज्म रहता है वो काफी घनत्व रूप में पाया जाता है। दूसरा इसका पॉइंट क्या होगा कि इसमें क्या होता है, ये बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं, बाइन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड नहीं तो ये क्या होंगे, पॉलीन्यूक्लिएटेड होंगे। मतलब इसमें केंद्रक एक नहीं पाया जाता है, एक से अधिक पाए जाते हैं, दो की संख्या में होंगे या फिर बहु की संख्या में होंगे, ठीक है। ये हो गया इसमें एक। उसके बाद इनका काम क्या होता है, अगर इनका वर्क देखा जाए तो इनका भी वर्क भी अलग अलग होता है, ठीक है। इनका अगर हम वर्क लेते हैं तो पहला क्या होता है, नरिशमेंट करना। किसको नरिशमेंट करना, पॉलन सेल्स को, यानी जो पराग की कोशिकाएं होती हैं उनको नरिशमेंट देना, ताकि जो नरिशमेंट क्या मतलब प्रोवाइड नरिशमेंट, नरिशमेंट देता है टू डेवलपिंग पॉलन, नरिशमेंट देता है ताकि पॉलन जो है वो डेवलप हो सके, टू डेवलप पॉलन, ठीक है। एक ये पॉइंट हो गया। उसके बाद इसका देखेंगे तो जो मतलब नरिशमेंट के बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे तो इसमें एक्साइन लेयर, कल हमने स्ट्रक्चर आप लोगों को कंप्लीटली पढ़ाया था। कल की क्लास में जो लोग अटेंड नहीं थे उनको हम मतलब इसमें होना चाहिए आयु, इसमें हम नहीं लिए एक्साइन इंटाइन, ठीक है। अगर एक्साइन इंटाइन लिए होते तो बताते। ये पॉलन मतलब कुछ इमेजेस हम ऐड नहीं किए, उसको देखेंगे अभी थोड़ी देर में ऐड कर देंगे, ठीक है। जब 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो उसको ऐड कर देंगे। हमने पढ़ा था कल कि पॉलन ग्रेन के आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एक्साइन होती है, इनर मोस्ट लेयर क्या होती है, इंटाइन होती है। तो इसका मतलब ये जो हमारा टैपेटम है, टैपेटम का दूसरा काम क्या होता है, प्रोड्यूस केमिकल फॉर एक्साइन, प्रोड्यूस फॉर एक्साइन। अब देखिए केमिकल एक्साइन के लिए होता है, लेकिन हमने पढ़ा है कि पॉलन ग्रेन से हमें एलर्जी होती है। एलर्जी के साथ साथ क्या होता है, एलर्जी के साथ साथ हमें ब्रोंकाइटिस यानी श्वसनी शोथ, अस्थमा, दमा जैसी विभिन्न बीमारियां हो सकती हैं। और अगर देखा जाए तो पॉलन ग्रेन एक मतलब फूड थिंग है, ठीक। फूड थिंग का मतलब क्या है, खाने वाली चीज है, तो उसको काफी ऑर्गेनिज्म खा सकते हैं, बट उनको कोई भी कीट पचा नहीं सकते, उसके साथ उनको कोई भी ह्यूमन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म पचा नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल उसमें होता क्या है कि उसमें टैपेटम ने एक ऐसा केमिकल रिलीज किया होता है कि उसको कोई खा ना सके। आप लोग के कमेंट्स,
एक बार भी बता दीजिए स्टार्ट से फिर। ओके ठीक है, हम बता देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मतलब अभी हम जहाँ है वही बता रहे हैं, एक बार फिर रिवाइज करेंगे जब ब्रेक लेंगे, तो ब्रेक लेने से पहले हम सारा पॉइंट रिवाइज करवा देंगे कि आज हमने क्या क्या पढ़ा है, 15 मिनट तो है, ठीक है। तो इसमें प्रोड्यूस केमिकल फॉर एक्साइन, कि एक्साइन के लिए केमिकल होता है। देखिए एक्साइन जो होता है ये आउटर मोस्ट लेयर होता है। एक्साइन की वजह से ही जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, पॉलन ग्रेन्स यानी पराग के कण होते हैं, उनकी एज बनी रहती है। और एक्साइन ही आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो आउटर मोस्ट लेयर ऐसी होनी चाहिए कि उसको जो कीट पतंग होते हैं, जो पक्षी होते हैं, वो उसको खा ना पाए। तो प्रोड्यूस केमिकल फॉर एक्साइन का मतलब क्या है कि एक्साइन के लिए एक ऐसा रसायन का उत्पत्ति करते हैं कि वो एक्साइन पचे ना। तो ठीक है, जो केमिकल होता है उसकी वजह से उसमें क्या क्या होता है कि वो जो मतलब वो एंजाइम से बचाता है, किसी एसिड से बचाता है, किसी एल्केली से बचाता है, और उसी लेयर की वजह से उनको फॉसिल्स में प्रिजर्व करके रखा जा सकता है। ये एक्साइन का काम होता है। और एक्साइन कंप्लीटली किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनेन का। इस पॉइंट के बारे में हमने कल बताया था आप लोग को, ठीक है। फिर भी हम इसमें अभी जो थोड़ा बहुत पॉइंट बचा है इसको लिख देते हैं। ये पॉइंट मिल गया। थर्ड पॉइंट लेंगे क्या? प्रोड्यूस पॉलन किट, कि ये क्या बनाता है? पॉलन किट बनाता है, ठीक है। प्रोड्यूस पॉलन किट, ये कंप्लीटली क्या बनाता है? पॉलन किट बनाता है, ठीक है। एक ये पॉइंट हमें मिल गया। पॉलन किट का मतलब क्या होता है? स्टिकी मटेरियल। स्टिकी मटेरियल मतलब सीधी सीधी बात है कि इसमें चिपकाने का काम होता है। चिपकाने का काम का मतलब अगर हम गुड़हल के फूल के जो मतलब मेल पार्ट होता है, यानी पॉलन ग्रेन्स होते हैं, जो येलो कलर का हमें पॉलन सैक्स पाए जाते हैं, अगर उनको हम टच करते हैं तो उनमें से येलो येलो हमारे हाथ में चिपक जाते हैं। उनको हम जल्दी झाड़ते हैं तो छूटते भी नहीं है, हमारे कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो उसमें जो पॉलन किट होता है कि जब कोई इंसेक्ट पॉलिनेशन की प्रक्रिया कराए, अर्थात जब परागण की प्रक्रिया के लिए कोई कीड़ा जाता है, किसी फूल पे बैठता है, उसमें से शहद लेता है, तो परागण की प्रक्रिया के लिए पॉलन ग्रेन्स में क्या पाया जाता है? स्टिकी मटेरियल पाया जाता है उनके आउटर मोस्ट लेयर पे, यानी उनके एक्साइन पर स्टिकी मटेरियल मतलब चिपचिपा पदार्थ पाया जाता है, जिसकी वजह से वो कीट पतंगों के पैरों में क्या होता है? चिपक जाता है। और ये काफी हेल्पफुल होता है इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस को पढ़ते हुए चलना है। फोर्थ पॉइंट अगर हम लेते हैं तो इसमें एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, कोलाज एंजाइम, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट हमारे किस में पढ़ रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंदर यानी मेल पार्ट में पढ़ रहे हैं। मेल पार्ट में मतलब मेल पार्ट एंदर के आउटर मोस्ट लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस होती है। इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन होता है। दूसरी जो लेयर होती है एंडोथर्मिस होती है, ये थोड़ी सी मोटी होती है, स्ट्रक्चर में हमने देखा था। तीसरी लेयर जो होती है वो मिडिल लेयर होती है, इसमें कितने सेल्स होते हैं? 2 से 3 सेल्स पाए जाते हैं। चौथी लेयर टेपिटम की होती है, सिंगल लेयर होती है, लेकिन इनका काफी ज्यादा काम होता है। डेंस साइटोप्लाज्म, पहले साइटोप्लाज्म मतलब इनमें जो साइटोप्लाज्म में रहता है वो काफी ज्यादा घना पाया जाता है। बाइन्यूक्लिएटेड या पॉलीन्यूक्लिएटेड, अर्थात इनमें 2 केंद्रक पाए जाएंगे, 2 से अधिक केंद्रक पाए जाएंगे, कम नहीं पाए जाएंगे। काम क्या होता है? नरिशमेंट। नरिशमेंट किसको देता है? पॉलन ग्रेन्स को डेवलप होने में, या फिर पॉलन को डेवलप होने में, यानी जो पराग होते हैं उनको वृद्धि करने में पोषण देने का काम करता है। केमिकल फॉर एक्साइन, परागकण की बाहरी परत स्पोरोपोलिनेन की बनी होती है, एक्साइन कहा जाता है। तो उसमें केमिकल देता है उसको, ताकि वो मतलब एंजाइम से बचा रहे, एसिड से बचा रहे, अल्कली से बचा रहे, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोड्यूसेस पॉलन किट। पॉलन किट मतलब एक ऐसा पदार्थ का रिलीज करता है, एक ऐसा पदार्थ प्रोड्यूस करता है कि उसमें क्या होता है कि जो मतलब पॉलन ग्रेन यानी जो पराग के कण है वो क्या चिपक जाए, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? प्रोड्यूसेस कोलाज एंजाइम। एक कोलाज एंजाइम प्रोड्यूस करता है जो कि अनडाइजेस्टिव एंजाइम के रूप में माना जाता है, ठीक है। इस कोलाज एंजाइम के बारे में हम ज्यादा डिटेल नहीं जानते, तो इसके बारे में हम ज्यादा कुछ आपको नहीं बताएंगे। इतना हो गया, ठीक है। तो इसके बाद उसमें अब अगर हम स्ट्रक्चर में चल जाएं तो इसमें हमें क्या मिलेगा? स्पोरेंजियस टिश्यू मिलेगा, ठीक है। अब इसमें क्या है? स्पोरेंजियस टिश्यू है, यानी ये जो अंदर के पार्ट हो गए, अगर ये डेवलप की अवस्था में नहीं है तो इसमें क्या पाया जाए? प्राइमरी पेरेंटियल टेल, या फिर आप इसको ध्यान से देखें तो इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल, यानी इसमें क्या पाया जाता है? स्पोरेंजियस टिश्यू, यानी सेल से मतलब टिश्यू से ही सेल बनता है। तो इसमें क्या है? प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल है, तो मतलब क्या है इसमें? स्पोरेंजियस टिश्यू। स्पोरेंजियस टिश्यू मतलब बीजाणु उत्तक है, ठीक है। इसमें बीजाणु उत्पन्न करने वाले, यानी इसमें पराग के कण उत्पन्न करने वाले क्या पाए जाते हैं? उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। और प्रोकैम्बियल स्ट्रैंड का मतलब होता है एक ऐसा स्ट्रैंड जो कि इनको डिवाइड करने में मदद करे, ठीक है। सारे पॉइंट्स एकदम डिटेल बताएं। मतलब इसको पढ़ना हमको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम ये सारे पॉइंट्स दिखा दे रहे हैं कि हमने इतने पॉइंट बताए हुए हैं, ठीक है।
अगर आपको कोई और पॉइंट ना समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा। तो ये समझ में आ गया। अब इसमें मैच्योर एंथर की बात करें तो मैच्योर एंथर में 4 लेयर हट के कितने में बंद हो जाती है, 2 में बंद हो जाती है। अगर हम इसको आगे लेके चलें तो अब इसमें एपिडर्मिस, इंडोथेशियम, मीडियल लेयर, टैपेटम, ये 4 पाए जा रहे हैं। बीच में पॉलन सैक है। पॉलन सैक मतलब परागकोश है। पॉलन सैक के अंदर क्या पाया जा रहा है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, अर्थात सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जा रही हैं। पर जब ये मैच्योर होते हैं तो इनमें से 2 लेयर हट जाते हैं। टैपेटम की लेयर पाई जाती है और टैपेटम के साथ एपिडर्मिस की लेयर पाई जाती है। बाकी इंडोथीसियम, मिडिल लेयर जो होते हैं वो मर्ज हो जाते हैं, अर्थात मिक्स हो जाते हैं। इनकी ये लेयर डिजनरेट हो जाती है कंप्लीटली। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर देखा जाए इसमें, अब नेक्स्ट पॉइंट एक एक को लेके चला जाए। इतने पॉइंट तो हमने पढ़ लिए, ये सारे पॉइंट आप लोग लिख चुके हैं। अब हमें आगे एक एक पॉइंट लिखना है आज की कंप्लीटली। हमने बताया था कि कल हमने फिगर को सारे समझा था, आज हम कंप्लीट थ्योरी क्लास लेंगे। ठीक है, तो इतना कुछ थ्योरी में। अब आगे अगर हम लेते हैं तो आगे हमको और थ्योरी समझना है इसकी एक एक। ठीक है, और अगर ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर की बात करें तो फ्लावर का स्ट्रक्चर 12th के एग्जाम में तो पूछता है, ये बेसिकली कम पूछता है, लेकिन 10th के एग्जाम में फ्लावर का स्ट्रक्चर 100% पूछता है। लगभग हर एग्जाम में पूछा हुआ है, ऐसा हमने पाया है। ठीक है, अब इसमें क्या पाया जाता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि उसके अंदर क्या पाया जाता है, स्पोरेंजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। किसके अंदर पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर, अर्थात पॉलन सैक के अंदर, परागकोश के अंदर स्पोरेंजिनस टिश्यू पाए जाते हैं। और स्पोरेंजिनस टिश्यू में क्या होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं। ठीक है, अति सूक्ष्म लघु बीजाणु पाए जाते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया। ठीक है, अति सूक्ष्म लघु बीजाणु पाए जाते हैं। अब जब ये मैच्योर एंथर में बदलता है, जब ये परिपक्व एंथर में बदलता है, ठीक है, यानी जो अभी तक हम कोश पढ़ते आ रहे थे वो जब परिपक्व एंथर में बदलता है, जब मैच्योर एंथर होता है, तो उसमें जो 4 लेयर हम पढ़ रहे थे वो 4 लेयर खत्म होकर किसमें बदल जाती है, 2 लेयर में बढ़ जाती है। ठीक है, जब ये मैच्योर एंथर होता है तो पहली बात, इनमें जो 4 और 4 लेयर पाई जा रही है वो किसमें हो जाएंगी, 2 लेयर में हो जाएंगी। सेकेंड पॉइंट हमको क्या मिलता है कि इसमें मतलब एक पॉलन सैक पाया जाएगा। पॉलन सैक को हमने फिगर में दिखाया है कि एक पॉलन सैक पाया जाएगा। पॉलन सैक के अंदर क्या भरे रहेंगे, पॉलन ग्रेन भरे रहेंगे। पॉलन ग्रेन मतलब पराग के कण। पॉलन ग्रेन में हमें क्या देखना होता है कि ये क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट होता है, अर्थात ये मेल युग्मक होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट। अब इसमें क्या होता है, कैपिटम जो होता है, मतलब आगे ये हमने समय मतलब पढ़ तो लिया। इसमें जो मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया पढ़ रहे हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है, मतलब माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन मतलब जितने सेल्स रहेंगे नेक्स्ट जनरेशन में या फिर नेक्स्ट सेल्स में भी उतने ही सेल्स पाए जाएंगे। ठीक है, कौन सा डिवीजन हो रहा है, माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। ठीक है, माइटोसिस डिवीजन के बाद पॉलन ग्रेन बनते हैं, अर्थात माइक्रोस्पोरेंजिया ही आगे चल के क्या बनाते हैं, पॉलन ग्रेन बनाते हैं माइटोसिस डिवीजन द्वारा। ठीक है, और उसके बाद अब हमें इसकी लेयर पढ़नी होती है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा फिगर ऐड कर दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने फिगर ऐड नहीं किया और बिना फिगर के पढ़ा पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बिना फिगर दिखाए एक्साइन इनका कहाँ से पढ़ाएंगे। एक सेकंड बस, थोड़ा सा टाइम दीजिए, हम फिगर ऐड कर दे रहे हैं। ओके, हमारा फिगर कंप्लीटली ऐड हो चुका है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल पढ़ा, 2n की कंडीशन थी, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स पढ़े। अब यहाँ पर जितने प्रोसेस हो रहे हैं ये माइटोसिस के हो रहे हैं। ठीक है, हमने लेकिन आपको क्या बताया कि माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया जो है उसके अंदर क्या हो रहा है कि उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो ये जो सेल है, ये कौन सा सेल है, माइक्रोस्पोर मतलब माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है। तो एक क्या बन रहा है, एक पॉलन ग्रेन बन रहा है। ठीक है, ये क्या है, पराग के कण बन रहे हैं। ठीक है, तो अब ये सारे क्या है, ये सारे हमारे स्ट्रक्चर है। जो मेन सेयर ये कौन सा होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि हैप्लॉइड कंडीशन में होता है, सॉरी डिप्लॉइड कंडीशन में होता है, द्विगुणित अवस्था में रहता है। फिर इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, तो 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनते हैं। ठीक है, अब अगर हम इसको स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग समझते चले,
तो अब इसमें हम एक सर्कल ले लेते हैं, सॉरी सर्कल लेना था हमें, ठीक है। ये आउटर मोस्ट लेयर हो गई, कौन सी लेयर हो गई आउटर मोस्ट की, एक्साइन लेयर हो गई। हम एक और सर्कल ले रहे हैं, ठीक है, और ये इसको हम इनर मोस्ट लेयर बना दे रहे हैं, और इनर मोस्ट लेयर कैसी हो जाएगी, इंटाइन की हो जाएगी, ठीक है। एक एक्साइन हो गया और एक इंटाइन हो गया, ठीक है। फिर हम इसमें बीच में भी कुछ और ले रहे हैं, बीच में हमारा क्या पाया जाता है, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मली स्ट्रक्चर हो गया। तो हमारा जो इसमें आउटर बाहर वाली लेयर है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बाहर वाली हमारी लेयर एक्साइन होती है, ठीक है। एक्साइन में क्या होता है, ऐसे कुछ उभरे हुए पाए जाते हैं, ऐसे कुछ उभरे हुए का मतलब क्या है, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, और ये उनको क्या बनाते हैं, ये उनको ताकि उनको कोई जानवर खा ना सके, ये मतलब उनके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, ठीक है। ये एक्साइन की लेयर हो गई। ऐसे पराकड़ हमें रियल में देखने को मिलते भी हैं, अगर हम देखते हैं हिबिस्कस का गुड़हल का येलो येलो ऐसे स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे कंप्लीटली, ओके। तो ये जो एक्साइन की लेयर है, इस एक्साइन की लेयर पे क्या पाया जाता है, पॉलन किट पाया जाता है, इसी के इस लेयर के ऊपर क्या पाया जाता है, पॉलन किट पाया जाता है, ठीक है। पॉलन किट का काम क्या होता है, स्टिकी मटेरियल बनाना, मतलब ये जानवरों के या फिर कीट पतंगों के पैरों पे क्या होती है, चिपक जाती हैं, ठीक। अब इसके बाद अगर आगे देखा जाए तो अब इसमें ये जो लेयर है ये किसकी बनी हुई है, एक्साइन जो है ये स्पोरोपोलिनेन की बनी होती है, इसके बारे में भी हमने कल बताया था आपको, ठीक है। उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है ये कौन सी हमारी, इंटाइन है। एक्साइन लेयर के बारे में देखा जाए तो मतलब एक्साइन लेयर के बारे में हमने पढ़ा तो कि स्पोरोपोलिनेन की बनी होती है, उनके काम को भी हमने समझा, हमने बताया कि ये मतलब, और ये जहां कम होती है, यानी एक्साइन की लेयर ये जो जहां जा रही है, जहां कम पाई जाएगी या फिर जहां नहीं पाई जाएगी, वहां पर एक छोटी सी लेयर क्या पाई जाएगी, जर्म पोर, यानी जर्म पोर मतलब क्या, जनन छिद्र, ठीक है। स्ट्रक्चर उतना क्लियर नहीं बन रहा, हमको व्हाइट बोर्ड की आदत नहीं है, इसलिए हम व्हाइट बोर्ड का यूज उतना हम कर भी नहीं रहे कंप्लीटली, ठीक है। तो इसमें हमको एक जर्म पोर मिलता है, जनन छिद्र बनता है। हम अपने वापस स्क्रीन पे आ जाते हैं, अगर स्क्रीन पे आएंगे तो बेटर हम समझा पाएंगे आपको, ठीक है। तो ये हमारी स्क्रीन आ गई, इसमें दिखा हुआ है बाहर की लेयर क्या है, एक्साइन है। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिन की, इंटाइन है, जनरेटिव सेल है, ट्यूब न्यूक्लियस है, जर्म पोर। इन सारे पॉइंट्स को लिखना जरूरी है, कल हम खाली मतलब ऐसे ओरली बताने का काम तो हम कल भी किए थे, आज हमको लिखना जरूरी है, तो आज हम इन सारे पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। पॉलन ग्रेन लिखें, पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर को देखें, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, एक्साइन होती है। ये स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन है, ठीक है। हम हेडिंग लिख लेते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन के स्ट्रक्चर में जो पहली चीज हमें देखने को मिलती है वो आउटर मोस्ट लेयर मिलती है। आउटर मोस्ट लेयर क्या होती है, एक्साइन होती है, ठीक है। एक्साइन किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनेन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनेन की बनी होती है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, स्पोरोपोलिनेन की मतलब स्पोरोपोलिनेन का जो मेजर काम होता है वो क्या होता है कि ये रेजिस्टेंट टू एंजाइम, मतलब ये बचाने का काम करती है। किससे बचाती है, एंजाइम, और एंजाइम के साथ किसी एसिड, एसिड के साथ किसी अल्कली, इन तीनों चीजों से ये बचाने का काम करती है, ठीक है। प्रिजर्वेशन का काम करती है स्पोरोपोलिनेन की लेयर, ठीक। और इसके साथ देखा जाए तो जहां ये मतलब उसके साथ ये क्या करती है, फॉजिल स्टेज में इनको स्टोर रहने भी देती है, यानी ये फॉजिल स्टेज में ये कई मतलब लॉन्ग टाइम तक ये इसको इनको स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। और जहां ये अपसेंट होती है, ठीक है, जहां ये अपसेंट होती है वहां क्या पाया जाता है, वहां एक जर्म पोर पाया जाता है। जर्म पोर का मतलब क्या होता है, जनन छिद्र पाया जाता है कंप्लीटली, क्या एब्सेंट होती है, जहां पर एक्साइन एब्सेंट होती है, ठीक है। अब इसके आगे पॉइंट देखा जाए तो अब हमें एक्साइन में और कुछ नहीं पढ़ना होता है। एक्साइन के बाद अब हम वापस आ जाते हैं किसमें, इंटाइन में। इंटाइन जो होती है इंटरनल लेयर होती है। इंटाइन किसकी बनी होती है, पैक्टीन की बनी होती है। पैक्टीन के साथ किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है।
30 मिनट्स की क्लास लगभग ओवर हो गया। सेल्यूलोज हम बस थोड़ी देर और बताएंगे, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, ठीक है। पेक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है, और इंटाइन किसके द्वारा मतलब प्रोड्यूस होती है? इंटाइन प्रोड्यूस होती है वेजिटेटिव सेल के द्वारा, ठीक है। ट्राई कोशिका के द्वारा इंटाइन का फॉर्मेशन होता है, प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और अगर देखा जाए तो इसके बाद इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसमें सेल स्टेज पाए जाते हैं। तो इसमें दो टाइप्स के सेल स्टेज पाए जाते हैं, एक 2 सेल स्टेज होते हैं, एक 3 सेल स्टेज होते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं कि इसमें दो टाइप के सेल्स, 2 सेल स्टेज 3 सेल स्टेज कहाँ से आ जाएंगे? तो ये फिगर जो है इसमें आपको हम दिखा सकते हैं, हालांकि इसमें दिखाया नहीं है, ठीक है। हम आपको बना के दिखा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी 5 मिनट का ब्रेक लेंगे तो उसके बाद बना के दिखा देंगे कि इसमें 2 सेल स्टेज दिख रहा है कि एक ट्यूब न्यूक्लियस है, यानी जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये वेजिटेटिव सेल होता है, ठीक है। और एक जनरेटिव सेल है। तो एक जो है वेजिटेटिव सेल है, एक जो है जनरेटिव सेल है। इसके बारे में हमने कल ही बताया था कि इस फिगर में अच्छे से क्लियर नहीं दिखा रहा है। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस है ये आगे चल के ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करता है। ट्यूब न्यूक्लियस सेल ये है नहीं, ये सेल में क्या है? ये वेजिटेटिव सेल, और ये वाला क्या है? ये वाला जनरेटिव सेल है, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है डायरेक्टली रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं। इनका काम होता है रिप्रोडक्शन करना, जबकि वेजिटेटिव सेल होते हैं इनका काम होता है नरिशमेंट देना। और इन्हीं वेजिटेटिव सेल से क्या बनती है? ये ये जो हमारी लेयर है एक्साइन के मतलब इंटाइन की, ये किसके द्वारा बन रही है? वेजिटेटिव सेल के द्वारा बन रही है, ठीक है। और बाकी इसमें वॉक्यूल्स पाए जाते हैं, रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, जो कि इस सेल्स को एक जगह मतलब एक जगह चेंज कर देती हैं। तो ये सारे जो फिगर्स नहीं, इन फिगर्स को हम अभी ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम इस क्लास को यहीं पे 5 मिनट का ब्रेक देते हैं। 5 मिनट के ब्रेक में हम तब तक फिगर विगर ऐड कर लेंगे, और ये वीडियो चलता रहेगा, माइक रुका रहेगा, हमारा भी मतलब हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस का वीडियो रुका रहेगा, बस आपका
ओके, तो वापस क्लास पे आते हैं कंप्लीटली। ठीक है, फिगर हम ऐड कर दिए हैं। पॉलन ग्रेड के बारे में हमने स्टार्टिंग में यही बताया था कि कैसे सामने से दिखाई मतलब पॉलन सैक कैसे दिखाई देते हैं सामने से। बाइलोब दिखाते हैं। बाइलोब मतलब इनमें दो लोब पाए जाते हैं, द्विपालित होते हैं। पीछे से अगर इनको हम लोग अगर ऐसे हॉरिजेंटली काट देते हैं, ठीक है, इनको अगर हम ऐसे कंप्लीटली काटते हैं तो यहाँ पर हमें चार दिखते हैं। मतलब ये जो बाइलोब थे, प्रत्येक लोब दो पार्ट में बट गए, यानी ये चतुष्कोष्ठीय हो गए। ठीक है, और इनका जो बटने वाला पार्ट है, मतलब एक टाइम आता है जब ये मैच्योर होते हैं। ठीक है, एक टाइम आता है जब ये क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं। तो जब इनके मैच्योरेशन का एज आता है, यानी ये जो टाइम है यहाँ पर जो मतलब फेज है, ये क्या है, इनके मैच्योरेशन फेज है। ठीक है, जब ये मैच्योर होते हैं कंप्लीटली, तो यहाँ पर फट जाती है दीवार। ये जो दीवार फटती है, इनको क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ डिहेंस बोलते हैं। डिसेंस मतलब इनके फटने वाली दीवार होती है। और जब ये मैच्योर होते हैं तो इनमें से पॉलन ग्रेन निकलता है। ये फिगर छूट रहा था। और ये पॉलन ग्रेन के अगर स्ट्रक्चर को देखा जाए तो इसमें वॉक्यूल्स है। वॉक्यूल्स न्यूक्लियस को एक साइड में धकेलने का काम करते हैं। फिर वॉक्यूल्स जब इनको एक साइड धकेलते हैं तो इनमें असिमेट्रिकल डिवीजन होता है। असिमेट्रिकल मतलब असमान भागों में बंटना। असमान भागों में बंटने का मतलब हम आपको बताया था कि एक गोला है, एक गोले को हम क्या कर रहे हैं कि असमान भागों में बांट दे रहे हैं। ठीक है, हम इस गोले को क्या किए, असमान भागों में बांट दिया। असमान भागों में बांटने का मतलब क्या है कि इसको इतने पर से डिवाइड कर दिए। तो ऊपर वाला बड़ा है, नीचे वाला क्या क्या है, छोटा है। तो ये ऊपर वाला बड़ा, नीचे वाला छोटा, तो यहाँ पर कौन सा डिवीजन होगा, असिमेट्रिकल डिवीजन होगा, अर्थात ये दो असमान भागों में बट गए। तो जब दो असमान भागों में बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक बनता है क्या, हमारा कायिक कोशिका बनती है, वेजिटेटिव सेल बनती है, और दूसरा जनन कोशिका बनती है, जनरेटिव सेल बनती है। इन सबके बारे में हमने कल आपको बताया हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम पॉलन ग्रेन के बारे में, और क्योंकि अब हम थ्योरी क्लास ले रहे हैं, थ्योरी क्लास में हमने यंग एंथर के बारे में इतना पढ़ा। उसके बाद पॉलन ग्रेन के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा था। ठीक है, पॉलन ग्रेन के बारे में हमने इतना कुछ पढ़ा था। अब हम आते हैं पॉलन ग्रेन के बारे में कुछ और जो पॉइंट है उनके बारे में अगर लिख लिया जाए तो एज ऑफ पॉलन, पॉलन एनर्जी के बारे में, एलर्जी के बारे में हमने कल बताया था। हम कल कहे थे कि सारा कुछ फिगर के अकॉर्डिंग बस एक्सप्लेन कर रहे हैं, आज कुछ लिखवा नहीं रहे, और आज हम सारा लिखवाने का काम करेंगे, आज फिगर को ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक एक पॉइंट डाल के लिखते हुए चलते हैं कि पहला पॉलन एलर्जी एक चीज होता है। पॉलन एलर्जी का मतलब अगर आप पॉलन ग्रेन को डायरेक्टली खाते हैं तो क्या होगा, एलर्जी का कारण बनेगा। ठीक है, एलर्जी का कारण के पीछे रीजन क्या होता है, स्पोरोपोलिन की लेयर जो होती है और जो केमिकल रिलीज हुआ रहता है। ठीक है, ये पॉलन एलर्जी का काम करता है कंप्लीटली। ठीक है, और दूसरे ये क्या होते हैं, मतलब थ्रू विंड ये पॉलिनेशन का काम करता है। थ्रू विंड मतलब एयर में, एयर के थ्रू ये जा सकते हैं हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में। और अगर हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक में अगर ये जाते हैं तो ये रोगों का काम करते हैं। रिस्पायरेशन से रिलेटेड डिजीजेस का काम करते हैं। रिस्पायरेशन से रिलेटेड डिजीजेस में क्या क्या हो सकता है, ब्रोंचाइटिस हो सकता है, यानी श्वसनीय शोथ हो सकता है। ठीक है, उसके साथ क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है। ठीक है, ये दोनों पॉलन ग्रेन से होने वाले एलर्जी है। ठीक है, और उसके बाद ये पॉलन ग्रेन से होने वाली जो एलर्जी है ये आई कहाँ से, तो इसके बारे में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि पार्थेनियम नाम की एक घास होती है। ठीक है, गाजर के साथ उगने वाली घास है, गाजर के समान दिखाई देने वाली घास है। ठीक है, पार्थेनियम नाम की घास है जिसको गाजर घास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में कंप्लीटली दिया हुआ है, ये इसको गाजर घास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसी में क्या हो गया, इसी के साथ एक आई है, और ये आई कहाँ से, ये यहाँ की प्रजाति नहीं है, ये बाहर से आई, मतलब अमेरिका अमेरिका साइड से या फिर बाहर से कहीं गेहूं इंपोर्ट किया गया था। तो आने वाली गेहूं के साथ, मतलब जो गेहूं इंपोर्ट किया था उसके साथ ये इनका एक सीड आया था, और इस सीड से ये पूरे मतलब इंडिया में फैली हुई है। तो इनको क्या कहा जाता है, गाजर घास कहा जाता है। ठीक है, आप लोग को आवाज में कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप लोग कुछ समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आया या फिर आपको किस चीज में प्रॉब्लम है। ठीक है, ये पार्थेनियम और कैरेट घास के बारे में जो बोल रहे हैं, और इम्पोर्टेंट वीट से आया, यानी हमने गेहूं मंगाया था आउटर एरिया से, आउटर रीजन से, तो वहां पे उसके साथ उसका एक बीज आ गया था और जो कि इंडिया में फैल गया था। ठीक है, तो ये इसके बारे में, पॉलन ग्रेन के बारे में, अगर पॉलन ग्रेन को एज अ फूड प्रोडक्ट यूज करते हैं। ठीक है, अगर इसको खाने के तौर पे यूज करते हैं तो उसके बाद ही लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ये एथलीट्स के लिए काफी अच्छा होता है। यानी इनके जो टैबलेट सिरप बनते हैं वो एथलीट्स के लिए काफी अच्छे होते हैं। ठीक है, और हॉर्सेस के लिए, हॉर्सेस मतलब घोड़ों के लिए ये काफी अच्छे होते हैं। अगर इनको खाएंगे तो उनको इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। और इसके नाम मतलब पॉलन नाम से काफी ज्यादा वो टैबलेट्स बनते हैं, सिरप बनते हैं, टैबलेट सिरप इनको एनर्जी देने का काम करते हैं कंप्लीटली।
ठीक है। और पॉलन, अब इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, वो आता है एज ऑफ पॉलन। और अगर उम्र की बात कर लिया जाए तो एज ऑफ पॉलन में अगर हम पैडी या वीट की बात करते हैं, मक्के, ज्वार, बाजरा, जौ, ये सब मतलब जो ये इन सब के बारे में अगर बात करते हैं तो इन सब में पॉलन ग्रेन्स की जो एज होती है वो लगभग 30 मिनट्स की होती है। अर्थात अगर वो अपने पॉलन सैक से निकले तो 30 मिनट तक वो ट्रेवल कर पाएंगे, अपने आप को सर्वाइव कर पाएंगे। पॉलन ट्यूब मतलब जो मतलब ट्यूब न्यूक्लियस था वो बन सकता था, उसके बाद ये डेड कर जाएंगे। ठीक है। और अगर हम बात कर लेते हैं रोजेसी, ये फैमिली है, 11th में ये सारी फैमिलीज पढ़नी होती हैं। लेग्यूमिनेसी, जिसे हम फैबिएसी भी कह सकते हैं, लेग्यूमिनोसी। लेग्यूमिनोसी के साथ एक आता है हमारा सोलेनेसी। तो ये अब इन सब में क्या होता है कि इन सब में जो पॉलन ग्रेन्स की एज होती है वो लगभग मंथ तक रहती है, महीनों तक बरकरार रहती है। और अगर इनकी एज की बात किया जाए तो इनकी एज कंप्लीटली डिपेंड किस पे होती है, स्पोरोपोलिनेन की लेयर पे, बाहर वाले एक्साइन की लेयर पे, कि ये किसी चीज से रिएक्शन करने दे रहा है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या करती है कि प्रोड्यूस केमिकल फॉर एक्साइन, जो टैपेटम में एक केमिकल एक्साइन को देता है। और ये जो एक्साइन की लेयर है किसकी बनी हुई है, कंप्लीटली स्पोरोपोलिनेन की बनी हुई है, ये हमने पढ़ा है। तो इस लेयर का काम क्या होता है, मोस्टली प्रोटेक्शन देना, आउटर मोस्ट प्रोटेक्शन देना। ठीक है, ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है कंप्लीटली। तो यही एज भी डिसाइड करता है कि स्पोरोपोलिनेन, अगर मान लीजिए कोई एसिड है, कोई एल्कली या फिर कोई उसको खाने की कोशिश कर रहा है तो ऐसे ही तो ये नष्ट हो जाएंगे। लेकिन इनको बचाने का काम कौन करता है, स्पोरोपोलिनेन, और बाहर के आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन की लेयर इनको कंप्लीटली बचाने का काम करती है। सारे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चल रहा है। ठीक है। अगर पॉलन बैंक की बात कर ले, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में स्पर्म बैंक होता है, स्पर्म डोनेट किए जाते हैं, स्पर्म को स्टोर करके रखा जाता है फॉर ईयर्स। इसी तरह हम पॉलन ग्रेन्स को भी सालों तक बचा के रख सकते हैं अंडर -196 डिग्री सेल्सियस, ये हमने आपको कल बताया भी था। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस में इनको बचा के रखा जा सकता है। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस पे इनको बचा रख सकता है। किस द्रव में ये भरे रहेंगे तो बचे रहेंगे, उसके लिए भी हमने कल बताया था कि ये नाइट्रोजनस फ्लूइड में भरे रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया पॉलन बैंक के बारे में। और पॉलन बैंक का काम क्या होता है, प्लांट ब्रीडिंग। जी हाँ, कि मतलब अगर फ्यूचर में कभी जरूरत पड़ती है तो इनकी ब्रीड को बढ़ाया जा सकता है, इनका यही मेन काम होता है। ठीक है, पॉलन ब्रीड को बढ़ाना या फिर ब्रीडिंग करना। और ह्यूमन में भी वही काम होता है कि पॉलन से मतलब अगर स्पर्म बैंक बनाए जाते हैं तो जिसको जरूरत पड़ती है उनको स्पर्म दिया जा सके, या फिर उनके स्पर्म को फ्यूचर स्टडी के लिए स्टोर किया जा सके, इन्हीं का काम होता है इनका। ठीक है। और एंथर, मतलब एंथर में हम एक चीज आपको नहीं बताए थे, वो था डिस्टल एंड और प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो अगर वापस फिगर पे आ जाए, क्योंकि वो फिगर नहीं था तो इसलिए नहीं बताया था। ठीक है, तो एंथर में क्या होता है कि ये जो जॉइंट है जहां पर एंथर, तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये इसका डिस्टल एंड है। एंथर जहां से जुड़ा रहता है ये पार्ट इसका डिस्टल एंड है। और इसके बाद अगर दूसरा पार्ट देखा जाए तो ये जहां ये मतलब फ्लावर से अटैच हो रहा है, तो ये जो फ्लावर से थैलेमस से अटैच होने वाला पार्ट है इसको बोलते हैं हम प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, तो ये जो दोनों पार्ट है ये काफी ज्यादा नीट में पूछे जा चुके रह चुके हैं। सॉरी, प्रॉक्सिमल वाला जो है वो नीट 2017 में पूछा गया था। पुष्पासन यानी थैलेमस से जुड़ा हुआ कौन सा पार्ट होता है, तो थैलेमस से जुड़ा रहता है प्रॉक्सिमल एंड, जुड़ा रहता है किसका, फिलामेंट का। ये जो फिलामेंट है जहां थैलेमस से जुड़ा होगा, अर्थात जहां पुष्पासन से ये जुड़ा होगा, ये वाला पार्ट जो जुड़ा रहेगा उसको कहते हैं प्रॉक्सिमल एंड। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड नीट 2017 में पूछा था। और जहां एंथर जुड़ा रहता है उसको कहते हैं डिस्टल एंड। यानी जो फिलामेंट है उसमें दो पार्ट है, एक है डिस्टल एंड, ऊपर वाला जो है डिस्टल एंड है, और नीचे वाला जो है वो ये प्रॉक्सिमल एंड है। ठीक है, डिस्टल एंड से क्या जुड़ा रहता है, एंथर जुड़ा रहता है, और प्रॉक्सिमल एंड से क्या जुड़ा रहता है, थैलेमस जुड़ा रहता है। इस पॉइंट को हम लिख ही देते हैं क्योंकि जब नीट में पूछा हुआ तो इसको लिख लेते हैं। ठीक है, पॉलन सैक में दो पार्ट होते हैं, मतलब एक जो फिलामेंट होता है, फिलामेंट से जहां हमारा थैलेमस जुड़ा रहता है, फिलामेंट और थैलेमस के जो बीच में लेयर होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमल एंड। यही नीट 2017 में पूछा था। ठीक है, उसके साथ अगर हम एक और पॉइंट लेते हैं कि अब हम ले लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या, एंथर और फिलामेंट
के बीच क्या पाया जाता है, डिस्टल एंड पाया जाता है। ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड पूछा था नीट 2017 में, डिजिटल एंड नहीं पूछा था। और बाकी इससे जो नीट के क्वेश्चंस होंगे वो आज हम आपको व्हाट्सएप के थ्रू पर भेज देंगे। इस चीज को हम हाईलाइट भी कर देते हैं कंप्लीटली। ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं पहले के नीट में। ठीक, प्लांट ब्रीडिंग हो गई। अब आई होप इसमें कुछ नहीं छूट रहा है हमारा। यहाँ पर मेल पॉलन ग्रेन, यानी हमने ये जो 3 पार्ट पढ़े हैं इसमें हमारा पूरा कंप्लीटली मेल पॉलन ग्रेन जो है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, इस पूरे में हमारा मेल पॉलन ग्रेन खत्म हो रहा है। हमने मेल पॉलन ग्रेन के बारे में स्ट्रक्चर ऑफ यंग एंथर पढ़ा, उसके बाद हमारा जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर था वो पढ़ा, उसके बाद पॉलन ग्रेन में क्या एलर्जी यूज होता है, एज ए फूड प्रोडक्ट यूज होता है, और उसकी एज कितनी होती है और उसको कैसे स्टोर करके रखा जा सकता है, हमने ये सब पढ़ा कंप्लीटली। आज हमने इतना कुछ पढ़ा। तो कोई प्रॉब्लम होगी इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ से लेंगे तो अब हमको यहाँ से पढ़ना है कंप्लीटली फीमेल पार्ट के बारे में। फीमेल पार्ट में हमारा क्या आता है, ओवरी आता है। ठीक है, ऊपर का जो पार्ट होता है वो तो खैर ठीक है कि ऊपर के पार्ट में हमको फीमेल पार्ट में स्टिग्मा पढ़ना होता है, स्टाइल पढ़ना होता है, उसके बारे में फिगर के साथ कल बता दिया गया था। अभी हमको कंप्लीटली किसके बारे में डिस्कशन करना है, ओवरी के बारे में करना है। ठीक है, तो अगर अब इनके स्ट्रक्चर पे आए तो ये रहा हमारा एक। तो इसमें क्या है, प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल्स है। ठीक है, तो इसमें जो प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल्स है इसका यूज क्या है, सॉरी कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है, ये क्या है, प्राइमरी आर्कियोस्पोरियल सेल्स है। ठीक है, तो अब इसके हमने कहा था इसके लेयर के बारे में हम कल बताएंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, और इसमें लिखते हुए भी चलेंगे। तो इसमें जो आउटर मोस्ट लेयर है ये किसका दिखा रहा है, चैलेजा के दिखा रही है। अगर इसको देखा जाए तो ये 2 टाइप से पाए जाते हैं। ठीक है, ये ज्यादातर फ्लावर्स में ऐसे उल्टे पाए जाते हैं। ठीक है, तो जिन फ्लावर्स में ऐसे उल्टे पाए जाते हैं उनको बोला जाता है एनाट्रोपस फ्लावर। ठीक है, ओवरी ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में उल्टे पाए जाते हैं। और इनके जो बाहरी लेयर होती है, मतलब इसका हम एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि ये जो पार्ट है ये इसका प्लेसेंटा पार्ट है, प्लेसेंटा के बाद आता है हमारा फ्यूनिकल, फ्यूनिकल के बाद आता है हमारा हीलियम, हीलियम के बाद आता है हमारा डबल लेयर का इंटीग्यूमेंट्स होता है। इंटीग्यूमेंट्स दिखा हुआ है। ठीक है, ये जो 2 लेयर है ये दोनों लेयर दोनों साइड में किसकी बनी रहती है, इंटीग्यूमेंट्स की बनी रहती है। इंटीग्यूमेंट्स के बाद हमारा आता है न्यूक्लियस। इंटीग्यूमेंट्स का मेन काम होता है कि न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब बीजांड को क्लोज करके रखना है, यानी ये इसको इंटीग्यूमेंट्स क्या आता है, इसको कंप्लीटली क्लोज करके रखता है। न्यूक्लियस के बाद आता है चैलेजा, मतलब चैलेजा जो होता है वो ये डाउन लेयर में पाया जाता है, एकदम निचले स्तर पे पाया जाता है। तो इसको हम साइड में कर देते हैं। हमारा जो एक सीरीज बनता है, सीरीज को अगर हम लिखते हुए चलते हैं तो ओवरी के स्ट्रक्चर में हमें क्या मिल रहा है, सबसे पहले हमें मिल रहा है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद सेकेंड लेयर हम किसको मान लेते हैं, फ्यूनिकल की। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम देखते हुए चलेंगे। थर्ड लेयर जो होता है हमारा हीलियम होता है। ठीक है, और उसके बाद फोर्थ लेयर जो होता है हमारा इंटीग्यूमेंट्स की होती है। इंटीग्यूमेंट्स 2 टाइप से, सॉरी स्पेलिंग गलत है। इंटीग्यूमेंट जो होता है वो 2 टाइप से होता है, 2 लेयर में होता है, एक आउटर होता है और एक इनर होता है। आउटर होता है और एक इनर होता है। ठीक है, और आउटर और इनर के बाद हमारा आधा जो कि ये लास्ट में खत्म कहाँ होता है, न्यूक्लियस को, यानी बीजांड को क्लोजेस करते हुए मिलता है। ठीक है, न्यूक्लियस की इंटीग्यूमेंट्स ही लास्ट लेयर पाई जाती है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक बार और आप लोगों को बता दें क्लियरली कंप्लीटली कि नहीं क्या क्या लेयर पाए जाते हैं, कैसे पाए जाते हैं। तो इसमें अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो इसमें आउटर मोस्ट लेयर फ्यूनिकल की आपको दिख रही है। फ्यूनिकल से भी पहले होता है फ्लावर से जो अटैच्ड पार्ट, फ्लावर से जो थैस्ट पार्ट होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारा वो हमारा कंप्लीटली होता है प्लेसेंटा का। ठीक है, फ्यूनिकल से पहले प्लेसेंटा आता है, अपरा आता है, फ्यूनिकल उसके बाद की लेयर होती है। फ्यूनिकल के बाद ये हीलियम आता है, यानी ये जो लेयर हो गया ये फ्यूनिकल, मतलब ये लेयर नहीं कहेंगे, फ्यूनिकल पार्ट हो गया। ठीक है, अगर समझा जाए तो यहाँ से जो पार्ट है ये फ्यूनिकल का पार्ट हो गया, नीचे वाला। ठीक है, फ्यूनिकल के बाद एक मतलब ऐसा जो गैप बन रहा है ये किसका गैप है, हीलियम का गैप है, और एक माइक्रोफिल का गैप है। ठीक है, इसके बाद ये जो आपको 2 लेयर दिख रही है यहाँ पर साइड में, ये जो लेयर है किसकी, इंटीग्यूमेंट्स की। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटीग्यूमेंट्स। ठीक है, फ्यूनिकल और हीलियम के बाद हमको नेक्स्ट लेयर डायरेक्टली पढ़ना होता है क्या, इंटीग्यूमेंट्स पढ़ना होता है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट्स 2 पार्ट में, एक आउटर पार्ट है और एक क्या है, इनर पार्ट है। ठीक है, एक आउटर पार्ट है
और एक इनर पार्ट है, और ये सारे कंप्लीटली ये जो इतनी मोटी सी लेयर ये किसकी है, इंटीग्यूमेंट्स की, और ये लास्ट में जाके कहाँ खत्म हो रही है, एम्ब्रियो शैक को कवर कर रहे हैं, यानी न्यूक्लियस को यानी बीजांड को कवर करने का काम करते हैं। तो इस तरह इनका ये स्ट्रक्चर कंप्लीटली खत्म होता है कि हम हमें इनके स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना होता है। और जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, अब इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है न्यूक्लियस सेल, यानी बीजांड कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब बीजांड कोशिकाओं के बारे में हमने कल ही चार्ट के अकॉर्डिंग बताया था, ठीक है, वो चार्ट आई होप वो चार्ट भी हम नहीं ऐड किए हैं, शायद नहीं ऐड है ये, ठीक है। तो उसमें हमने बताया था कि न्यूक्लियस सेल में एक में मतलब मेगा स्पोर मदर सेल होगी, अगर इसी स्ट्रक्चर में देखा जाए तो यही हमारी मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है। ये वाली क्या है, हमारी मेगा स्पोर मदर सेल से। इस फिगर को थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, क्लियर। तो आपको ये जो दिख रहा है ये हमारी मेगा स्पोर मदर सेल है, ठीक है। मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड होके क्या बनाती है, 4 टेट्राड बनाती है, लीनियर टेट्राड ऑफ मेगा स्पोर बन दिख रहा है आपको, ठीक है। तो अब अगर इसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है तो इसमें लिखना कुछ नहीं, हमें बस यही लिखना है कि मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है, मेगा स्पोर मदर सेल्स जो होती है वो मियोसिस करके 4 टेट्राड बनाती है। यहाँ पर मतलब मियोसिस लिखा हुआ है, अर्धसूत्री विभाजन अर्थात गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, आधी होगी। उसके बाद उसमें से जो 3 कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी, डीजनरेट हो जाएंगे। डीजनरेट मतलब उनका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली हास हो जाएगा, खत्म हो जाएगी। उसके बाद एक जो रहती है वो फंक्शनल रहती है, मतलब कार्यात्मक रहती है। इसमें जो 3 डिसेबल हो गए, हमने इसके बारे में आपको कल ही बता चुका है कि जिसमें जो 3 अयोग होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे। एक जो रहता है वो आगे चल के माइटोसिस करता है, 1 से 2 बनाता है, 2 से 4 बनाता है और 4 से 8 बनाता है। 8 में 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 3 प्रतिवाशांत होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है। 2 पोलर न्यूक्लियाई का स्ट्रक्चर अगर इसमें क्लियर नहीं है तो हम मतलब किसी और स्ट्रक्चर से क्लियर कर लेते हैं, इससे क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। 3 एंटीपोडल्स है, 2 पोलर न्यूक्लियाई है, ये सेंट्रल सेल है या फिर कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में भरा रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। एक एग सेल है, 2 सिनेजेट्स है, ठीक है। तो हमको इसमें लिखना कुछ नहीं है, इसमें इसके स्ट्रक्चर्स को लिखना है, तो लिखने में आप इन फिगर्स को ही लिख लेंगे तो आपका स्ट्रक्चर कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर ये ऐसे ढंग से पाए जाते हैं तो इन्हें एनाट्रोपस कहा जाता है, ठीक है। अगर इसी स्ट्रक्चर्स को हम कंप्लीटली उल्टा कर देते हैं, ठीक है, और ये नाम अगर इसी तरह रहता है तो ऐसी कंडीशन में ये मतलब एनाट्रोपस मतलब अपोजिट ओवरी होता है, और एक हमारा जो सीधा आता है ये एनाट्रोपस मतलब ज्यादातर हमें किसमें पढ़ना होता है, इसको हमें मोस्टली पढ़ना होता है उसमें एंजियोस्पर्म में ही हमें एनाट्रोपस पढ़ना होता है। बाकी अगर जिम्नोस्पर्म में जाएंगे तो ये सीधे टाइप से पा जाएंगे, और सीधे टाइप्स को क्या कहा जाता है अभी हमारे माइंड में नहीं आ रहा है कंप्लीटली। इसके बाद अगर ये सारे स्ट्रक्चर खत्म होता है, मतलब मेल स्ट्रक्चर को पढ़ लिए, फीमेल स्ट्रक्चर को पढ़ लिए, तब हमें कंप्लीटली क्या पढ़ना होता है, पॉलिनेशन पढ़ना होता है, पॉलिन ग्रेन्स के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। 925 हो रहा है पॉलिनेशन के बारे में हम कंप्लीटली आपको आज नहीं बताएंगे, कल बताएंगे। आज इसका बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं कंप्लीटली आपको, ठीक है। पहले तो ये डिपेंड करता है फ्लावर के टाइप पे। फ्लावर के टाइप जो हमें मिलते हैं वो 2 टाइप से होते हैं, ठीक है। एक क्लास्टोमोगैमी होता है, कैज्मोगैमी होता है, ठीक है। क्लास्टोगैमी जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है कि वो क्लोज्ड फ्लावर होता है, ठीक है। क्लोज्ड फ्लावर का मतलब क्या होता है कि हमने गांव में सुना है क्या, सनई का साग होता है। तो सनई का जो फूल होता है वो कभी खिलता ही नहीं है। खिलता ही का नहीं है का मतलब क्या होता है कि वो क्लोज होता है। तो उसमें इंटरनली फर्टिलाइजेशन होता है, अंदर ही अंदर पॉलन ग्रेन जो होता है वो निकलता है, उड़ के जाता है, किस पे जाता है, स्टिग्मा पे जाता है। स्टिग्मा में जाने के बाद वो ट्यूब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करके अंदर जाता है। अंदर जाने के बाद फिर वो फर्टिलाइजेशन करता है। तो ये जो प्रोसेस हो जाती है ये इंटरनल प्रोसेस हो जाती है। इसको हम लोग किस में लेते हैं, ऑटोगैमी में लेते हैं, ठीक है। ऑटोगैमी में भी किसमें आएगा, सेल्फ पॉलिनेशन का। पॉलिनेशन कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, एक सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। इट मींस टू से दैट एक स्वपरागण होता है, एक परपरागण होता है, ठीक है। तो इसमें भी कई टाइप्स होते हैं और इनके टाइप्स के बारे में हम आपको कंप्लीटली कल स्टार्ट करेंगे। आज मेल पार्ट हमें पढ़ना था, फीमेल पार्ट पढ़ना था थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो थ्योरी में फीमेल पार्ट में हम ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे। फीमेल पार्ट को अगर कंप्लीटली समझना है तो हम अगर इस चार्ट को समझ ले रहे हैं और लिख रहे हैं तो हमारा फीमेल पार्ट कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, ठीक है। इससे ज्यादा हमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना होगा। हाँ, मेल पार्ट्स के बारे में पढ़ना, तो मेल पार्ट्स के बारे में ये सारे पॉइंट्स हम आपको लिखवा चुके हैं कि ये पार्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे बने होते हैं, इनके ये काम होते हैं। फीमेल पार्ट्स में हमका हमारा जो मेन लेक्चर होता है वो यही होता है कि एक प्राइमरी आर्कोस्पोरियल सेल्स बनता है। प्राइमरी आर्कोस्पोरियल सेल्स डिवाइड होकर 4 टेट्राड बनाते हैं। 4 टेट्राड में 3 डीजनरेट हो जाते हैं, जो मतलब जिनका कोई यूज नहीं होता है वो डीजनरेट हो जाते हैं। उसके बाद डीजनरेट होने के बाद जो एक बचता है वो 2 में डिवाइड होता है, 2 न्यूक्लिएट स्टेज, 4 न्यूक्लिएट स्टेज और 8 न्यूक्लिएट स्टेज। इसको एनसीईआरटी में काफी हाईलाइट करके लिखा हुआ है। 8 न्यूक्लिएट स्टेज में बनने के बाद ये कंप्लीटली दो ऊपर की तरफ, मतलब ये उल्टा बनाया हुआ है। ऊपर की तरफ 3 एंटीपोडल्स होते हैं। अगर हम एनसीईआरटी के फिगर्स को देख लें
तो एनसीईआरटी के फिगर में दिखाया हुआ है कि ऊपर की तरफ 3 प्रतिवैशांत कोशिकाएं यानी एंटीपोडल्स बन रहे हैं और फिर बीच में 2 ध्रुवीय केंद्रक अर्थात 2 पोलर न्यूक्लियाई बन रही है और नीचे 2 सहायक कोशिका अर्थात इनको कहते हैं हम सिनेजिड्स बनते हैं। तंतु रूप समच्चय जो होते हैं इनको एक नीचे से जगह देते हैं अंदर आने के लिए, किसको जगह देते हैं, मेल गैमेट को, ठीक है। और ध्रुवीय केंद्रक बनती है और इसमें ट्रिपल फ्यूजन आता है, डबल फर्टिलाइजेशन आता है। ट्रिपल फ्यूजन, डबल फर्टिलाइजेशन और पॉलिनेशन जितना भी पॉइंट्स हैं इन सबके बारे में हम आपको कंप्लीटली कल बताएंगे और कल फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हर एक पॉइंट को समझने की। अगर आपको कुछ छूटा हो, कोई पॉइंट नहीं आ रहा हो या फिर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और अगर कमेंट कोई नहीं है तो अब इस क्लास को कंप्लीटली हम ओवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को कोई कमेंट्स, आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिए और अगर कमेंट नहीं करते तो हमें कंप्लीट इस क्लास को ओवर करते हैं। ओके फाइन, तो इसी के साथ आज की क्लास हम आपकी ओवर करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय।